हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का फिजिक्स पेपर। ओके, तो देखते हैं इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस थे और किस लेवल के क्वेश्चंस थे। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें फिजिक्स सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। चलो देख चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैट से, तो रीड करें इसको। Consider two identical metallic pair of radius r, each having charge q and mass m. The center have an initial separation of 4r. Both the sphere are given an initial speed u at each other. The minimum value of u so that they can just teach each other. क्या बोला गया अपने पास? दो स्पीयर है, आइडेंटिकल स्पीयर हैविंग चार्ज q, इनिशियल सेपरेशन 4r। तो अगर देखा जाए इसका चार्ज q, दोनों का सेंटर्स के बीच का सेपरेशन ये आपके पास गिवन है 4r। ओके, दूसरा दोनों का मास, अगर बात किया जाए चार्ज q एंड मास m, तो दोनों का मास m। ओके, तो अगर अपन स्टूडेंट देखें इसको तो दोनों स्पेयर का चार्ज सिमिलर है। अगर सिमिलर लाइक चार्ज है तो दोनों रिपेल करना चाहिए। अगर रिपेल करेगा तो भाई इनको पास लाना है तो अपने को इनको कुछ स्पीड देनी पड़ेगी बाहर से। तो बोला गया कि दोनों को एक दूसरे को और थ्रो किया गया विद स्पीड u। तो अगर मेंशन किया जाए भाई इसका स्पीड इधर u, इसका भी स्पीड u। क्लियर? इस स्पीड की वजह से दोनों स्पेयर क्लोज आएंगे और जैसे जैसे क्लोज आएंगे रिपल्सिव फोर्स की वजह से स्पीड कम होगा और एनर्जी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो फाइनली जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो होगा क्या सिनारियो? जब फाइनली टच कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, इनके सेपरेशन, सेंटर्स के बीच का सेपरेशन हो गया अपने पास, सेंटर्स के बीच का सेपरेशन होना चाहिए ये r और भाई ये r, तो सेपरेशन होना चाहिए 2r। क्लियर? और फाइनली जस्ट टच करना चाहिए, बोला गया जस्ट टच करना चाहिए, तो फाइनली दोनों रेस्ट पे आना चाहिए। दैट इज दोनों का फाइनल स्पीड v1 0 और v2 0 होगा, ये बोल सकते हैं। अब यहां से बोला जाए कि इससे क्या बोला गया, व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड u सो दैट स्पीड जस्ट टच ईच अदर। अगर फाइनली जस्ट टच कराना है तो ये फाइनल स्पीड 0 होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट अपन यहाँ देख सकते हैं कि दोनों स्पेयर मूव कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसा अपन जानते हैं कि दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो एनर्जी शुड बी कंजर्व। तो यहां से आप लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर सिंपली अपन लगाए भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सही है? चलिए यूज करते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज ऑफ मास पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या इसको बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2r और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी k q1 q2 बाई r। सही है? काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से पुट करें तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए स्टूडेंट माइनस जी m इनिशियल सेपरेशन दैट इज 4r। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको बोलना चाहिए k q1 q2 बाई सेपरेशन 4r। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं सर। फर्स्ट का एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, सेकंड का एनर्जी भी सेम हाफ m u स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल के एंड इनिशियल p। दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, चलो पुट करो भाई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन माइनस जी m1 m2 इंटू r सेपरेशन दैट इज 2r। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी k q बाई 2r। बात करें काइनेटिक एनर्जी, अच्छा क्या हम देख पा रहे हैं कि दोनों स्पेयर फाइनली रेस्ट पे आ गया? अगर फाइनली दोनों स्पेयर रेस्ट पे है तो इनका के होना चाहिए 0, दैट इज 0 प्लस 0। यस और नो? तो यहां से अगर इसको सिंपलीफाई करें तो बोल सकते हैं कि सर इन दोनों टर्म को उधर लेके दो। तो इन दोनों टर्म को उधर लेके गए तो ये हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो गया अपना एम यू स्क्वायर। ओके, इस माइनस जी एम एम बार इसको उधर लेके जाओ तो अगर उधर ले गए तो बचेगा माइनस जी एम एम बाई 2r और प्लस जी एम एम बाई 4r। क्लियर? सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये हो गया k q बाई 2r एंड दैट वाज माइनस k q
क्यू बाई 4R। तो यहां से अगर थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन जैसे देख पा रहे हैं ये अपना हो गया GM² बाई 4R, ये होना चाहिए नेगेटिव में। वहां से अगर सोल्व करें ये होना चाहिए KQ² बाई 4R। जस्ट ओके, KQ² बाई 4R, दिस इज वॉट MU²। अगर और इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन तो यहां से क्या स्टूडेंट्स KQ² बाई 4R कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो KQ² बाई 4R कॉमन लिया तो बनेगा 1, यहाँ से आया 1 और यहाँ से K कॉमन लिया तो बना सर अपना KQ² माइनस GM² बाई KQ²। यहाँ तक आ चुके हैं और दिस इज व्हाट MU²। तो थोड़ा सा इसको चेक करते हैं वापस। यस, तो यहां तक आ गए। अगर इसको फर्दर सोल्व करें अपन तो ये हो गया अपने पास, ओके जस्ट अपने पास आ गया MU² इक्वल टू KQ² बाई 4R इंटू 1 माइनस GM² बाई KQ²। अगर इसका थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो अपने पास ओके देखिए, तो यहां तक अपने पहुंच चुके हैं। सिंपल इसका u ले तो इसको डिवाइड कर दो, U² इक्वल टू KQ² बाई 4 M से डिवाइड कर दो यहां से, दिस इज व्हाट ये स्क्वायर था कर दो उसका स्क्वायर रूट। तो दिस शुड बी फाइनल स्पीड u। तो ये होना चाहिए फाइनल स्पीड u जिससे कि स्पेयर फाइनली दोनों को एक दूसरे को टच करेंगे। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो u इक्वल टू √ KQ² बाई 4 MR 1 माइनस GM² बाई KQ²। ओके, तो चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, आंसर स्टूडेंट्स अपना ए। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें बट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ओके, चलिए सर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की को रीड करें, चेक करें तो ये क्वेश्चन अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस कैपेसिटर प्लस डायोड सबका मिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलिए चेक करें क्या पूछा गया है। चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C इन द सर्किट इन स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेडी स्टेट। तो अगर सर्किट को ऑब्जर्व करें भाई, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर अपन जैसे जानते हैं होता है हाफ से v²। कुल मिला के आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और वो भी कैसा स्टेट में? स्टेडी स्टेट में। अच्छा, जैसा स्टूडेंट्स अपन जानते हैं स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट, फुली चार्ज होगा, फुली चार्ज होने के बाद फर्दर को चार्ज स्टोर नहीं करेगा, तो इट बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर आपका हो गया ओपन सर्किट। ओके, दूसरा जैसा अपन देख पा रहे हैं अपने पास हमें दो डायोड भी कनेक्ट है। लेट से डायोड को बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2। क्लियर? अगर टर्मिनल्स की बात करें बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, अगर करंट आएगा तो इधर से आएगा। अच्छा, क्या अपन बोल पा रहे हैं डायोड D1 का P, ओ सॉरी नॉट P, ये है डायोड डायोड D1 का ये है P और ये N, ये P और ये N। तो यहाँ से अपन सिंपली बोल सकते हैं कि डायोड D1 का N हायर पोटेंशियल, P लोअर पोटेंशियल। तो डायोड D1 ये हो गया अपने पास रिवर्स बायस में। ओके, सिमिलरली डायोड D2 को ऑब्जर्व करें तो डायोड D2 क्या भाई, डायोड D2 का करंट फ्लो है P2N, यानी P पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल पे और N लोअर पोटेंशियल पे। तो यहां से बोल सकते हैं डायोड D2 शुड बी फॉरवर्ड बायस। तो डायोड D2 शुड बी फॉरवर्ड बायस। अच्छा, दूसरी बात, डायोड अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, करंट फ्लो करेगा। अगर कोई डायोड रिवर्स बायस में है तो बिहेव करेगा ओपन सर्किट। तो डायोड D1 ये भी हो गया ओपन और डायोड D2 ये बनेगा शॉर्ट सर्किट। क्लियर बात है? यहां से अगर सर्किट को रीड्रॉ करें, इन सारी पॉइंट्स को अप्लाई करें, अगर रीड्रॉ करें अपन तो ऐसा कुछ सर्किट बनेगा। कैपेसिटर ओपन सर्किट, डायोड D1
ये ओपन सर्किट, रिवर्स बायस, नो फ्लो ऑफ करंट। सिमिलरली डायोड D2 ये बनेगा शॉर्ट सर्किट। ओके, और इसको बोल, ये बैटरी 2.5 वोल्ट, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम। ओके, ये कैपेसिटर तो ये होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, वी कैन से दिस इज Vc। क्लियर। चलिए यहां से अगर चेक करें क्या कि जो करंट फ्लो होगा, करंट बैटरी के यहां से स्टार्ट होगा। अब जैसे करंट आना शुरू होगा तो बोल सकते हैं सर करंट यहाँ फ्लो होगा, इस ब्रांच में करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन ब्रांच है, ओपन सर्किट है, इसमें भी नहीं जा सकता क्योंकि ये ओपन है, इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से करंट पास पॉसिबल नहीं है। आगे जाए तो करंट यहाँ से फ्लो होते हुए 4 ओम से फ्लो होते हुए वापस बैटरी के नेगेटिव में एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से वापस बैटरी में एंटर करेगा। यस और नो। तो अगर अपन सिंपली इसको देखें कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, आपको देख करंट, तो अपने पास यूज में गया है 4 ओम एंड 1 ओम काम में आ रहा है, यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम का कोई यूज नहीं है। सिंपल करंट चाहिए, लगाओ केवीएल। अगर केवीएल लगाए सर्किट के लिए क्या बोल सकते हैं भाई, बैटरी से स्टार्ट करो, माइनस से प्लस 2.5, आगे गए सर ये 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ दिस इज -4i, आगे और गए 1 ओम के लिए वी कैन से i, वापस वहीं पे आ गए तो इट शुड बी 0। तो यहां से बोल सकते हैं सर 5i इक्वल टू 2.5, तो i इक्वल टू 2.5 बाई 5, सिंपल 0.5 एम्पियर। तो ये आ गया अपने पास करंट। ओके, अगर करंट आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपने पास, आपको अपने को कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर की अगर बात करते हैं तो अगेन चलते हैं इस ऊपर वाली लूप में केवीएल में। अगर केवीएल की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो चले लगाओ केवीएल, तो अगर मैं बात करूं इधर से चलते हैं, माइनस से प्लस Vc, आगे दो प्लस से माइनस, -2.5। अच्छा इसमें देखो 1 ओम में जा रहे हैं करंट के अगेंस्ट, जैसा अपन जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, इन अगेंस्ट ऑफ डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। क्या अपन यहाँ पे करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये से होना चाहिए पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस 1 इंटू आई, आई है अपने पास 0.5, आई अपने पास है 0.5 और वापस में आ गए तो 0। तो यहां से बोल सकते हैं सर Vc इक्वल टू -2.5 -2 इक्वल टू 0, दैट इज Vc इक्वल टू 2 वोल्ट। तो अपने पास आ चुका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आया और पूछा गया अपने पास चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर, तो चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर क्या बोल सकते हैं सर, Q इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, जैसा अपन जानते हैं। अगर पुट करें C कैपेसिटी दिस इज 5 इंटू 2, इट शुड बी 10 माइक्रोकूलम, तो चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर शुड बी 10 माइक्रोकूलम। ओके, तो अपने पास आएगा आंसर बी, 10 माइक्रोकूलम। तो जैसा अपन देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चंस ओवरऑल मॉडरेट लेवल का है। ओके, तो ये इजीली अटेम्पेबल क्वेश्चंस है, कर सकते हैं इसको सोल्व। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी अपने पास क्वेश्चन आया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए रीड करते हैं इसको। क्या बोला गया, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज 50 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, इफ P is the point where the galvanometer shows 0 reading, that is balance point in length, then length AP is। एक्सप्लेन करते क्या बोला गया, ये अपने पास एक्चुअली पोटेंशियोमीटर नहीं होना चाहिए, ये मीटर बेस्ड सर्किट अपने पास है। यहाँ पे बोला गया कि अपने पास टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, दैट इज ये अपने पास बैलेंस सर्किट है। अगर बैलेंस्ड है, जैसा अपन जानते हैं स्टूडेंट्स मीटर बेस्ड में, अगर ये बैलेंस्ड है तो अपन लेट से P अपना बैलेंस पॉइंट है, तो क्या अपन बोलते हैं लेट से दिस लेंथ L, तो ये होना चाहिए अपने पास रिमेनिंग लेंथ। या सुनो, जनरली अपने पास मीटर बेस्ड वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, बट यहाँ पे 100 नहीं दिया, यहाँ दिया 50। तो अगर ये टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो क्या बोल सकते हैं सर दिस रिमेनिंग लेंथ शुड बी 50 माइनस L, यस और नो। तो लेफ्ट साइड का लेंथ को अपन बोलते हैं L1, राइट साइड के लेंथ को बोलते हैं अपन L2। इसको अपन बोलते हैं सर ये हो गया R1 और ये होना चाहिए बस R2, यस और नो। चलिए अगर यहां से बढ़े तो क्या अपन बोल सकते हैं बैलेंस मीटर बेस्ड में जैसे बोलते हैं R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। सिंपल वैल्यू पुट करो भाई, R1 6, R2 4, क्लियर है।
L1 क्या L1 L है? बिल्कुल सही बात। L2 ये होगा 50 माइनस L। पता सोल्व करें क्या इसको अपन 3/2 बोल सकते हैं? तो 3/2 L अपॉन 50 माइनस L। जस्ट सिंप्लीफाई करो, दिस इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 150 माइनस 3L, दिस इज 2L, तो दिस इज व्हाट 5L इज इक्वल टू 150। तो यहां से सिंपली बात करें, दिस इज व्हाट 30 सेंटीमीटर, L हो गया अपना 30 सेंटीमीटर। तो बैलेंस लेंथ L, AP डिस्टेंस ऑफ AP शुड बी 30। इसके अकॉर्डिंग जाए तो आंसर स्टूडेंट्स अपने पास होगा आंसर बी। ओके, तो एक बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल आपको 4 नंबर देखे जाएगा, क्वेश्चन को सही से रेड करो, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 को चलो रीड करते। अगेन क्या बोला गया, कैपेसिटर सीज फर्स्ट चार्ज फुल्ली विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। ओके, द चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर हैविंग L, इंडक्टेंस L, in t seconds 25% of initial energy in the capacitor is transferred to the inductor, the value of t। क्या क्या बोला गया समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन बोला गया कि अपने पास कैपेसिटर है जिसको फुली चार्ज किया गया विद पोटेंशियल डिफरेंस V। नाउ इस कैपेसिटर को कनेक्ट करें इंडक्टर से, फुली अनचार्ज इंडक्टर से, और t सेकंड्स के बाद कैपेसिटर का 25% एनर्जी ट्रांसफर टू इंडक्टर एनर्जी। तो पूछा गया टाइम t, क्या पूछा गया टाइम t। चलिए एक बार इसको सर्किट डायग्राम समझते हैं क्या क्या बोला गया है। तो भाई जैसे अपन देख पा रहे हैं कि अपने पास इनिशियली एक फुली चार्ज कैपेसिटर, फुली चार्ज सॉरी बनाते फिर कैपेसिटर, तो ये फुली चार्ज कैपेसिटर, लेट से मैक्सिमम चार्ज है अपने पास Q नोट इनिशियल, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V नोट। क्लियर, मैक्सिमम पोटेंशियल V नोट के क्रॉसपोंडिंग चार्ज Q नोट। दिस इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, इंडक्टर फुली अनचार्ज, और लेट सपोज ऐसा कुछ स्टूडेंट्स, और मान लेते भाई स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, नो चार्ज फ्लो। तो ये जो सिनेरियो हमारे पास है, ये सिनेरियो है t0 का, इनिशियल ऐसा कुछ कंडीशन। क्लियर, तो इनिशियल कैपेसिटर फुली चार्ज जैसा क्वेश्चन बोला गया है, दिस इज फुली चार्ज, और ये इंडक्टर अनचार्ज है। क्लियर, इसके बाद क्या होगा, अगर जैसे स्विच क्लोज करे तो सर्किट बिकम्स कंप्लीट, कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज एंड इंडक्टर स्टार्ट टू चार्ज, दैट इज कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे कन्वर्ट हुआ तो चार्ज डिक्रीजेस, उसकी वजह से इंडक्टर एनर्जी इंक्रीजेस। तो कुछ टाइम बाद की अगर बात करते हैं, लेट्स से टाइम t, तो टाइम t का क्या बोला गया भाई, स्विच क्लोज किया टाइम t के बाद, लेट सपोज करंट फ्लो रहा I, कैपेसिटर चार्ज अभी बचा है Q, और इंडक्टर एनर्जी हाफ L स्क्वायर। अब क्या अपन बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे 25% एनर्जी ऑफ इंडक्टर, 25% एनर्जी इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कन्वर्ट्स इनटू इंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं, तो अगर लेट से कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी U नोट है, इनिशियल एनर्जी U नोट है, कुछ टाइम बाद अगर 25% एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट हुआ, तो क्या बोल सकते हैं 25% एनर्जी कन्वर्ट हुआ तो 75% अभी बचा हुआ है। तो टाइम t के बाद 25% कन्वर्ट हुआ इंडक्टर में, तो 75% एनर्जी अभी भी कैपेसिटर का रिमेनिंग होगा, उसके बाद बचा होगा। तो वी कैन से ए टाइम t एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज व्हाट 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी। ये किसके लिए, ये अपन बोल रहे हैं कैपेसिटर के लिए। कितने टाइम पे, टाइम t पे। तो टाइम t पे कैपेसिटर एनर्जी बनेगा इनिशियल एनर्जी का 75, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्या अपन एक और पॉइंट बोल सकते हैं कि सर अगर चार्ज गिवन है तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर वी कैन से दिस इज व्हाट Q स्क्वायर बाय 2C, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर व्हाट Q स्क्वायर बाय 2C। अभी इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और क्या बोल रहे हैं कि अपने पास जो क्वेश्चन है ये LC ऑसिलेशन का है, तो इस LC ऑसिलेशन में कैपेसिटर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इंडक्टर एनर्जी आपस में इंटरकनेक्ट होगा, मतलब इनका होगा ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन होगा तो कैपेसिटर का चार्ज भी ऑसिलेट करेगा। अगर कैपेसिटर चार्ज ऑसिलेट करेगा तो चार्ज का इक्वेशन बोल सकते हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज का इक्वेशन व्हाट Q इज इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा टी। सॉरी, चलिए अब इसको यहां पे यूज करते हैं। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यहां देखिए भाई
टी टाइम के बाद चार्ज क्यू, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में बोल रहे हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो यू कैन बी पुट एज क्यू स्क्वायर बाई 2c, 75% दैट इज 7500 ऑफ यू इनिशियल चार्ज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। क्या हम बोल सकते हैं सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया अपना 3/4 ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वी कैन से चार्ज क्यू शुड बी इक्वल टू √3/2 ऑफ क्यू नॉट। सही बात। ओके, आपको चाहिए टाइम, क्या अपन क्यू को पुट करें, अच्छा क्यू इक्वल टू √3/2 ऑफ क्यू नॉट, अगर लेट से ओके तो अपने पास ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन लेट्स 1 और 2 इनका उनको यूज करें तो क्या क्यू का वैल्यू पुट करें यहाँ पे, दिस इज व्हाट √3/q क्यू नॉट कोस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से अपन सिंपली बोल सकते हैं कि सर, तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो कोस ओमेगा टी इट शुड बी 3/2, अगर कोस का वैल्यू √3/2 है। सही बात। क्या ऐसे बोल सकते हैं सर कोस एंगल होना चाहिए √3/2 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो यहाँ से अगर थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको यहाँ से, तो ये एंगल ओमेगा टी इट शुड बी 30, दैट इज π/6। सही है। ओके, बट अपने पास आंसर इस ओमेगा फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, तो अगर ओमेगा रिप्लेस करें, अच्छा एलसी ऑसिलेशन का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हैं 1/√LC, तो अगर इसको पुट करें सर ये हो गया अपने पास 1/√LC, ये हो गया ओमेगा इंटू टी π/6, टाइम t will be π√LC/6। So this is the time when 25% energy of capacitor converts into inductor energy. So time should be π√LC/6। तो इसके अकॉर्डिंग गए तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स आंसर बी। ओके, तो जैसा इसको आपने सोल्व किया, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स रीस्टार्ट करते हैं इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 रीड करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अंडरलाइन कर लो भाई काम के वर्ड्स को, 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केप्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस। मीन्स क्या बोला गया है, किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड के इक्वल होगा, जिसका टेम्परेचर अपने पास 47 डिग्री सेल्सियस दिया है। समझ पा रहे, किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल बनेगा, जिसका टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है। चलिए, तो जैसा स्टूडेंट अपन जानते हैं आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 RT/m। क्लियर बात। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। चलिए पुट करते सिंपल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए 3 RT। अच्छा टेम्परेचर कितना भाई, ऑक्सीजन का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर आपको रखना है केल्विन में। किसमें रखना है, केल्विन में। अगर केल्विन में रखे तो 47 + 273 बोल सकते हैं। तो ये होना चाहिए टेम्परेचर अपने पास 27300, ये होना चाहिए 320 केल्विन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। चलिए पुट करते 3R 320/2 × m। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास दिया भी अपने पास 32 ग्राम, इक्वल्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 3R टेम्परेचर पूछा गया है T2 बाई मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये होता है 2। चलिए सिंपल सोल्व करते हैं। क्या दोनों स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हटेगा। अच्छा दूसरा 3R से 3R कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो अपने पास 3RT/m। ओके, ये 2 गलत लगाया अपन ने, तो थोड़ा सा चेक करते हैं इसको। स्क्वायर रूट हटाओ, 3R से 3R कट करो, तो अपने पास ये आ जाएगा 320। अच्छा इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा और, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 10। दिस इज व्हाट T2/2, तो T2 सिंपल आ जाएगा 20, बट 20 क्या सब डेटा केल्विन में है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहिए 20 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 20
केल्विन। ओके, अगर 20 केल्विन की बात करते हैं, बट आंसर पूरा डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, किसमें चाहिए अपने को, डिग्री सेल्सियस में करो कन्वर्ट। तो T2 केल्विन में चाहिए 20 माइनस 273, तो सिंपल बोल सकते हैं इट शुड बी माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर शुड बी माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर जाएगा आंसर सी। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, स्कोरेबल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको 4 नंबर देखा जाएगा। तो कैटेगरी क्वेश्चन है अपने पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आ गया स्क्रीन पे। चलिए रीड करते हैं, क्या बोला गया। 2 कार ए एंड बी ईच ऑफ मास 10⁻³ kg, 10⁻³ kg मास दिया आपको, आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, बीच का सेपरेशन 10, इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ, ए का स्पीड 72 km/h एंड 36, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या पूछा गया है, 2 कार पैरेलल ट्रैक पे है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए रीड्रॉ करते हैं इसको, रीड्रॉ करके चेक करते हैं। लेट से पैरेलल ट्रैक 1 या ट्रैक 2, अगर यहां सिंपली अगर ड्राइंग करें अपन थोड़ा सा, लेट सपोज ए कार ए, ये कार बी। ओके, पैरेलल ट्रैक्स है और अपने पास कार ए का जो सेपरेशन आपको गिवन है इनका भी, इसका 10 मीटर, कार ए का स्पीड v1 विच इज वॉट 72 km/h, कार बी का स्पीड v2 36 km/h और मास गिवन है 10⁻3। ओके, तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करो भाई, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं स्पीड्स को। अगर इसको कन्वर्ट करें तो क्या बोल सकते हैं, 72 इंटू 5/18 होना चाहिए, 72 इंटू, चलिए 5/18, एडिंग फॉर द 72 दिस शुड बी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड हो गया 36 इंटू 5/18, तो सिंपली देख सकते हैं ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मींस विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अपना जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर बी पे आना चाहिए, और जैसे ऑब्जर्वर बी पे आएगा तो बी कार आएगा रेस्ट पे, मतलब ऑब्जर्वर बी पे रह के ए को ऑब्जर्व करेगा। अगर ए को ऑब्जर्व करेगा तो जैसे अपने क्लास में सीखते हैं कि भाई बी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, चलो यहां से ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले ए को ऑब्जर्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर अपना बी पे, तो ये ऑब्जर्वर। अगर इसको अपन जैसे देखा जाए फ्रेंड, तो ए का स्पीड ओरिजिनल स्पीड है 20, जब बी इसको ऑब्जर्व करेगा तो क्या बी इसका स्पीड, अब बी अपना स्पीड रिवर्स करके ए को देना चाहिए, अगर ए को स्पीड रिवर्स करके देगा तो उसको मिलेगा इधर 10। ओवरऑल स्पीड की बात करें तो अपन बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 20 राइट साइड 10 लेफ्ट साइड, तो होना चाहिए सब्ट्रैक्ट 20 माइनस 10, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात है, ये हो गया स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच की बात करें, क्या जो सेपरेशन आपको 10 मीटर अपने गिवन है, क्या ये इनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है, बिल्कुल सही बात है, तो इसी को बोल सकते हैं सर आर परपेंडिकुलर, जो भी 10 है। ओके, अब लोग चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यानी जस्ट एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन जैसा आपने क्लास में सीखा था, ये होता है सर आपका आर क्रॉस पी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। सिंस ये ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो ये भी होना चाहिए ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। या फिर अपने पास एक और चीज सीखा था, क्या कि एंगुलर मोमेंटम आल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर सेपरेशन इनटू मोमेंटम, परपेंडिकुलर सेपरेशन इनटू मोमेंटम, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, चलो अगर मैं यहां से पुट करता हूं इसको, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, परपेंडिकुलर सेपरेशन, तो स्टूडेंट अपने पास है 10, तो हो गया 10। मोमेंटम, क्या मोमेंटम बोल सकते हैं सर, मास इंटू वेलोसिटी, मास आपको दिया है 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये ऑलरेडी आ चुका है जो कि था 10,
पुट करो भाई 10, तो सिंप्लीफाई करें 10 10 पावर 3, ये हो गया सर 10 टू पावर 5, तो सही से लिखते हैं 10 टू पावर 5। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी शुड बी 10 टू पावर 5 और यूनिट हो गया इसका जूल सेकेंड। क्लियर? तो ये होना चाहिए अपना आंसर बी। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये आ गया 10 टू पावर 5। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 33 आ गया, एक क्वेश्चन बैक ले भाई। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास है रोटेशनल मोशन और वो भी पुली ब्लॉक सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए रीड करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स क्या बोला गया, द पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रोड ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर using a thin rim and two rod of length each of length equal to diameter of rim. Okay, the rim and each have the mass m, दोनों का मास m है, रिंग का मास m, रोड का मास m, two blocks of mass m and small arm attached to the ends of light string passes over a pulley which is hinged to rotate freely in vertical plane about its center. Okay, तो रोटेट करने के लिए फ्री है। The magnitude of acceleration experienced by block, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपेरियंस बाय ब्लॉक, कुल मिला के अपने को चाहिए लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। क्लियर है? चलिए, जैसा क्वेश्चन बोला इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, फिर सोल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट जैसा बोला गया कि भाई अपने पास एक रिम है, इसके अंदर दो रोड है, ये हो गया अपने पास रिंग, और ये अपने पास दो ये स्ट्रिंग्स पास करके ये स्ट्रिंग एक पास हुआ ऐसा, और ये दो ब्लॉक अटैच्ड है। सिंस यहाँ फुली पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो ये अपने पास स्ट्रिंग ये करेगा प्योर रोलिंग मोशन दैट इज विदाउट स्लिपिंग। तो अगर क्या आपने बोल सकते हैं कि सर इस डायग्राम को यहां से बनाया जाए, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको। देखना, ओके, तो ये अपना पुली अपने इस एक्सिस का रोटेट करेगा, तो पुली का रोटेशन लेट्स से किसी टाइम पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अगर पुली क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपका जो हैवियर ब्लॉक कैपिटल एम है यानी चाहिए डाउनवर्ड, सेम टाइम पे लाइटर ब्लॉक जाना चाहिए अपवर्ड। यस और नो? ओके। दूसरी बात, अगर ये अपवर्ड गया और ये डाउनवर्ड आ रहा है तो अगर ये रोटेट करेगा तो लेट्स से इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए होना चाहिए, दैट इज इसका अगर एक्सेलरेशन ए है तो ब्लॉक ए आपका ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड आएगा। यस और नो? तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड करेगा विद एक्सेलरेशन ए और ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। क्लियर? चलो तो ड्रॉ करते हैं इनका एफबीडीज। अगर एफबीडी ड्रॉ करें तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ब्लॉक कैपिटल एम मास के लिए सबसे नीचे इसका वेट mg, ऊपर इसका टेंशन लेट से T1। सिमिलरली अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दूसरा स्ट्रिंग का टेंशन अपवर्ड। अच्छा तो भाई ये हो गया mg, ये हो गया टेंशन T2, दोनों साइड के टेंशन डिफरेंट आएगा इस पर। ओके, तो अपना दो हो गया ब्लॉक्स जिनका ट्रांसलेशन मोशन है और ये पुली जिनका हो रहा है अपना रोटेशनल मोशन। ओके, अच्छा जैसा अपन जानते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन का अपन लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट में सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। दूसरा अगर ये पुली रोटेट कर रहा होगा तो रोटेशन के लिए इसमें लगना चाहिए अनबैलेंस्ड टॉर्क, तो वहां से लिखते हैं सर टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा। ओके, चलिए अगर इसको मेंशन करते हैं को सबसे पहले ब्लॉक्स के लिए, तो ब्लॉक्स के लिए अगर लिखा जाए क्योंकि इनका हो रहा है ट्रांसलेशन मोशन, तो ब्लॉक्स के लिए लिखो भाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। चलिए तो ब्लॉक कैपिटल एम के लिए एफ नेट में क्या आएगा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। तो ब्लॉक कैपिटल एम के लिए सपोर्टिंग फोर्स इसका वेट क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है और वेट भी डाउनवर्ड, और टेंशन T1 ऑपोजिंग ये अपवर्ड लग रहा है, तो सपोर्टिंग फोर्स mg, opposing force T1 is equal to m into a, तो दिस इज सिंपली इक्वेशन 1। सिमिलरली सेम इक्वेशन 2 पे अप्लाई करें तो ब्लॉक 2 अपन देख पा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो अगर ये अपवर्ड मूव करेगा तो टेंशन T2 इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, सेम टाइम पे इसका वेट अपोज कर रहा होगा। तो यहां से अगर लिखना है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, तो ब्लॉक 2 के लिए सपोर्टिंग फोर्स टेंशन T2, अपोजिंग फोर्स इसका वेट mg इज इक्वल टू सिंपल ma। तो दोनों ब्लॉक्स का ये हो गया ट्रांसलेशन इक्वेशन। ओके, सिमिलरली अगर अपन जाए पुली पे, तो अगर पुली को ऑब्जर्व करें तो भाई पुली को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो,
क्या क्या इसका एफिडी बना के देखते हैं। तो इस पुली का ये एक्सिस टू रोटेशन है, क्या बोल सकते हैं सर, स्ट्रिंग का इधर लगेगा टेंशन T1, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं इसको, तो ये टेंशन T1, इधर का स्ट्रिंग का टेंशन T2, गुड, तो ये टेंशन T2, एक इसका वेट और ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके चलिए, तो अगर इसकी बात करें भाई, तो इस एक्सिस के लिए देखो mg, तो mg का लाइन ऑफ फोर्स जो है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस से पास हुआ तो इसका कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो अपन देख पा रहे हैं कि सर आपका जो टेंशन T1 है, T1 इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो T1 का टॉर्क सपोर्टिंग। सेम टाइम पे T2 का जो टॉर्क है वो घुमाएगा इसको एंटी क्लॉक, तो T2 का टॉर्क हो गया ऑपोजिंग। तो क्या अपन बोल सकते हैं इसको, सर अपने पास टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। अगेन टॉर्क नेट सपोर्टिंग टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क, T1 का सपोर्टिंग टॉर्क, T2 का अपोजिंग टॉर्क। यस, अच्छा दूसरी बात, ये यहां से डिस्टेंस रेडियस आर आएगा और ये भी तो सर आर आएगा, क्लियर। तो T1 का टॉर्क होगा T1 इंटू आर, T2 का टॉर्क अपोजिंग है तो माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, जिसमें एक तो रिम है और दो रोड है। तो स्टूडेंट्स अपने मेरा आई चाहिएगा पहले, तो इस आई को कैलकुलेट करें अपन, देखो यहाँ पे आओ, इस आई को कैलकुलेट करते हैं अपन। अच्छा आई को अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या बोल सकते हैं आई के लिए, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3, यही करते हैं, स्पेस में बात है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ये जरूरत पड़ेगा। तो क्या क्या आएगा, देखो रिम, रिम है अपने पास रिंग शेप का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का आएगा एम आर स्क्वायर, क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस रोड के लिए क्या हम बोल सकते हैं सर, जो रोड है जिसका डायमीटर, जिसका लेंथ डायमीटर के इक्वल है, दैट इज 2r है, और ये एक्सिस उसके पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर लेंथ है, तो ऐसा कुछ है ऐसा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए ml²/12, जहां पे l हो गया 2r। सिमिलर ये सेकंड रोड भी आइडेंटिकल है, इसका भी होगा ml²/2r। तो अगर क्या बोल सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस ऑफ किसी एक रोड का m l², l हो गया 2r/12। तो सिंपली सोल्व करें, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो ये होना चाहिए ml² 4 3 2/3 mr²। तो सिंपल ये आई बन गया। ओके थोड़ा सा लिखते हैं इसको, 5/3 mr²। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपने पास आ चुका है इक्वेशन 1 2 और 3 में अपने पास क्या है, T1r माइनस T2r इक्वल टू आई अल्फा, और आई ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, इसको देखिए, तो स्टूडेंट्स अगर सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था अपने पास, T1r माइनस T2r इक्वल टू आई आ गया था 5/3 mr² इंटू अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या आर से आर कैंसिल कर सकते हैं, T1 माइनस T2 5/3 mr अल्फा। ओके चलिए, अच्छा सिंस ये प्योर रोलिंग मोशन है, तो अभी ये जैसे देख रहे पा रहे हैं अपन, ये पुली रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और इसका रेडियस r, तो क्या इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है, और प्योर रोलिंग मोशन के लिए बोल सकते हैं सर a इक्वल टू अल्फा या a इक्वल टू r अल्फा। तो अगर सिंपली इसको पुट कर सकते हैं तो ये हो गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 5/3 ma, ये हो गया फाइनली इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। तो अपने को क्या चाहिए इसमें, अगर क्वेश्चन थोड़ा बैक करें तो इसमें अगर जैसे देख पा रहे हैं अपन, अपने को चाहिए एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन चाहिए अपने को, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 ब्लॉक 1, इक्वेशन नंबर 2 ब्लॉक 2 और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन 4 पे गए, तो अपन अगर बात करें सिंपल, अगर इक्वेशन 1 2 और 4 का ऐड करो, 1 क्या था अपने पास, mg माइनस T1 इक्वल टू ma, 2 था अपने पास T1 माइनस mg इक्वल टू ma। तो अगर इन ऑल 3 इक्वेशंस को ऐड करें तो चलिए सिंपल ऐड करते हैं, देखो ऐड करो, ऐड करो, T1 माइनस T1 कैंसिल आउट, T2 ये T1 और अपने पास फ्रेंड्स तो गलत है, ये होना चाहिए T2 फिर, तो ये T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो यहां से आएगा कैपिटल mg, ये लिख सकते हैं माइनस स्मॉल mg,
और राइट साइड में ऑल थ्री टर्म को ऐड कर दो, तो ये हो गया अपना 5/3 ma कैपिटल MA प्लस स्मॉल ma। ओके, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया अपना 5/3 ma, तो इसको बोल सकते हैं सर 8/3 ma प्लस ma। क्लियर? तो भाई ए कॉमन लो, अगर ए कॉमन लिया तो स्टूडेंट्स ये हो गया m माइनस m इंटू जी, दिस इज वॉट 8/3 m प्लस स्मॉल m इंटू a। दैट शुड बी, a शुड बी इक्वल टू, सिंपली डिवाइड करो उसको, तो ये आएगा अपना लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम। ये हो गया सर एक्सेलरेशन ए। ओके, m माइनस एम जी 8/3 m प्लस स्मॉल m। तो उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो अपने अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स, आंसर सी। जैसे देख भी पा रहे हैं कि आंसर सी। ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ओवरऑल बहुत टफ नहीं है। अगर लास्ट में टाइम बचे तो उसको इजी सोल्व कर सकते हो आप। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया भाई, पढ़ते चलो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 176 रेडियन पर सेकेंड। तो ये किसका है भाई, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो क्या बोला गया आपको, अपने को क्वेश्चन में बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 176 रेडियन पर सेकेंड, और पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। सिंपल। देखो स्टूडेंट, जैसे अपन जानते हैं क्या कि एसएचएम में फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। जैसा मैं सीखा अपने, तो क्या बोलते हैं भाई, इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल्स टू डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या एसएचएम। बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसको बोला जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ के क्या दिया भाई 176 इक्वल टू डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम अपने पास आ चुका है 176/2, दैट इज, ये सिंपल हो गया 88 रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम शुड बी 88। बट अपने को पूछा गया हर्ट्ज में, इसमें पूछ रहे हैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो आपको एफ चाहिए, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि सर ओमेगा इट शुड बी 2πf। तो ओमेगा ऑफ एसएचएम ये हो गया 2πf, एंड ये अपने पास है 88, और जैसा बोला गया पाई यूज करना है 22/7 इंटू एफ इज इक्वल टू 88। चलिए, क्या इसको बोल सकते हैं, चाहे ये अपने पास आएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया सर अपने पास 88 इंटू 7/44, तो हो गया अपने पास 2, तो ये होना चाहिए बस 14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम 14 हर्ट्ज। एक्चुअली ना ये जो ओमेगा ये प्लस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये जो एफ है इसको हम बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 14 हर्ट्ज, तो ऑप्शन शुड बी ए। ओके, तो ये भी एक इजी आसान क्वेश्चन है, तो अपने पास इजी इसको सोल्व किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। तो जैसा हम स्टूडेंट्स स्टार्टिंग बोला था, आज का पेपर में डिस्कस कर रहे हैं 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ओके, फर्स्ट डे का पेपर डिस्कस करें अपन, फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट का फिजिक्स पेपर सेकेंड शिफ्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट गिवन है। चलिए रीड करते हैं क्या क्या भाई। YDSC in a Young's double slit experiment, the angular separation of fringes will increases as the screen shift move away from the shift. Angular separation of fringes, okay, not angular separation. In a Young's double slit experiment, the angular separation of fringes will increases when monochromatic source of replaced by another monochromatic source of higher wavelength. चेक करते हैं ये एंगुलर सेपरेशन है क्या। तो स्टूडेंट जैसे इसको चेक करें, देखो भाई YDSC सेटअप, क्या हम बोलते हैं कि सर स्लिट S1 S2, ये स्मॉल d सेपरेशन, ये कैपिटल D। अच्छा, ये होता है CBF। लेट से ये अपने पास है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो इनके बीच का सेपरेशन ये हो गया सर फ्रिंज विड्थ बीटा।
ये जो सेपरेशन है ये होगा लीनियर सेपरेशन। क्या हो गया अपना लीनियर। बट क्या अपन देख पा रहे हैं क्वेश्चन में पास बोला गया एंगुलर सेपरेशन, यानी एंगल की बात कर रहा होगा। अगर एंगुलर सेपरेशन की बात करें तो भाई सेंटर लाइन से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, इसी एंगल को बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। तो क्या बोल सकते हैं कि सर एंगुलर सेपरेशन tan थीटा अगर अपन ले यहां से तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाय बेस बीटा बाई डी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फ्रिंज विड्थ इसको ऑलरेडी जानते हैं कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। तो यहां से अगर पुट करें कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी तो tan थीटा ये आएगा पास कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो डी यहां पुट करें तो दिस शुड बी लैम्डा बाई डी। ओके, और स्मॉल एंगल्स के लिए सिंपली बोल सकते हो स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये आएगा लैम्डा बाई डी। ये अपने पास एक्सप्रेशन आता है लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब रीड करते हैं क्वेश्चन, क्या बोला गया, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस विल इंक्रीज एज द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ शिफ्ट। देखो अगर स्क्रीन को शिफ्ट करेगा, अगर क्वेश्चन में स्क्रीन को शिफ्ट करता है तो स्क्रीन अगर शिफ्ट करेगा तो क्या कैपिटल डी इंक्रीज होगा, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन एंड स्लिट्स इंक्रीज होगा, कैपिटल डी इंक्रीज होगा। बट अपने पास एंगुलर फ्रिंज एंगुलर जो सेपरेशन है वो डी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट है। दैट इज स्क्रीन को शिफ्ट करने से आपके एंगुलर सेपरेशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट तो हो गया गलत, फर्स्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टेटमेंट 2 में। क्या बोला गया, वाइड एक्सिस स्लिट एक्सपेंड एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ हायर वेवलेंथ। तो सेकंड में बोला गया कि अगर लाइट को रिप्लेस करे हायर वेवलेंथ के लाइट से, दैट इज लैम्डा इंक्रीज करे। अगर लैम्डा इंक्रीज करे तो जैसे अपन देख पा रहे हैं कि थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इफ लैम्डा इंक्रीज तो एंगुलर पोजीशन आल्सो इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे तो एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज होना ही चाहिए, तो बोला गया इंक्रीजेस। तो इसमें क्या बोल सकते हैं भाई, वाइड एक्सिस स्लिट एक्सपेंड एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विल इंक्रीज, तो लैम्डा इंक्रीज सेपरेशन इंक्रीज, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड फर्स्ट फॉल्स, सेकंड राइट। फर्स्ट क्या हो गया अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट, तो सेकंड होगा राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जाए अपन फर्स्ट फॉल्स सेकंड राइट, तो फर्स्ट फॉल्स सेकंड राइट ये आएगा स्टूडेंट्स आंसर सी। तो हो गया अपने पास आंसर सी। तो ये एक वाइड एक्सिस क्वेश्चन था जो इजीली सोल्व हो सकता है। ओके, चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 35 रीड करें, ये भी अपने पास एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं। ए बैटरी विथ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बोला गया भाई। द पावर कंजप्शन इन द आर विल बी मैक्सिमम। क्या बोला गया है, मैक्सिमम पावर कंजप्शन के लिए रिलेशन पूछा गया है, क्या होगा। चलिए भाई चेक करते हैं। तो लेट्स से सर्किट जैसा बोला गया, दिस इज बैटरी विथ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। यस नो, ये करंट सप्लाई करेगा आई। तो फ्रेंड इसको अपन अगर सिंपली बात समझे, अपने क्लास में पढ़ते मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कवर किया था। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कैसे कहा कि सर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शुड बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शुड बी इक्वल टू नेट इंटरनल सर्किट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय दिस सोर्स। तो क्या सिंपल बोल सकते हैं सर इसके लिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पी मैक्स इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल, तो यहां से जाए तो आंसर इसका हो गया डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कुछ सेकंड्स में 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ओके, चलिए तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 रीड करें। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे पास है यूनिट एंड डायमेंशन का, रीड करते हैं। कीपिंग इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, ओके, द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 1 2 3 और अच्छा 3 क्वांटिटीज है, इनको ऐड करना है। तो क्या क्या भाई 52.01, 153.2, 0.123। देखो स्टूडेंट्स इनको ऐड करना है, और अपने जैसे नोट्स अपने क्लास में सीखते हैं कि ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड हैव मिनिमम डेसिमल प्लेसेज।
फाइनल रिजल्ट शुड हैव मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मतलब फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेस आना चाहिए जितने गिवन डेटा में से मिनिमम हो। तो अपने सिंपल अगर बात करें, क्या फर्स्ट में मिनिमम प्लेस देखो, फर्स्ट डेटा में मिनिमम प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस, सेकंड में मिनिमम डेसिमल प्लेस है 1 और थर्ड में डेसिमल प्लेस है 3। तो फर्स्ट में 2 डेसिमल प्लेस, सेकंड में 1 और लास्ट में 3। इन तीनों में से क्या मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर डेसिमल प्लेस मिनिमम 1 आएगा तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेस मिनिमम आना चाहिए, दैट इज आना चाहिए 1। तो सबसे पहले चेक कर लो किस में 1 आ रहा होगा। तो फर्स्ट में तो डेसिमल प्लेस है नहीं, गलत हो जाएगा। सेकंड में 3 प्लेस आ रहा है, ये भी गलत हो गया। थर्ड में 2 आ रहा है, नहीं चाहिए। फोर्थ में क्या आ रहा है? वो क्या आ रहा है? 1 डेसिमल प्लेस, और अपने को चाहिए भी कितना? 1 मिनिमम प्लेस होना चाहिए, तो 1 में आ रहा है। ओके, तो बिना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चेक करो। जब सिंपल चेक किया तो भी अपना आंसर आ ही रहा है इसका, तो आंसर होना चाहिए आंसर डी। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स डी। तो अपन जैसे हम देख पा रहे हैं कि जेई के जितने शिफ्ट हुए थे, 5 दिन जेई का एग्जाम हुआ था, जेई मेंस का, उसमें 10 शिफ्ट हुए थे। 10 शिफ्ट में से हर एक पेपर में क्वेश्चंस इजी भी आ रहा है, मॉडरेट भी आ रहा है, कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन भी आ रहा है, बट पेपर टफ कहीं पे भी नहीं आ रहा है। जरूरत का पेपर को अच्छे से रीड करो, सोल्व करो और बड़े ध्यान से इसको सोल्विंग करो, उसको सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए तो यहां तक हो चुका क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया भाई? स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर डेंसिटी रो fills through a radius r density rho freely through a viscous liquid having density rho and viscosity eta attains at terminal velocity v naught, terminal velocity v naught, estimate the maximum error in the quantity eta। फ्रेंड्स एक बात समझो, एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से ऑलरेडी आ चुका अपने पास, सिग्निफिकेंट फिगर से आया था अभी, और एक क्वेश्चन और आ गया एरर। मतलब एक छोटा सा चैप्टर यूनिट डायमेंशन स्टार्टिंग में पढ़ते अपन, उसके 2 क्वेश्चन आ गए। मीन्स यहाँ से समझ में आ रहा है कि किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इजी चैप्टर उससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपने को एग्जाम में हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। समझ में आया? तो ये देख ही पा रहे हो, एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, उसके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो भाई चलो सोल्व करते हैं इसको। तो बोला गया टर्मिनल वेलोसिटी, जैसा अपन जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या भाई? वीटी। इसका एक्सप्रेशन पढ़ा था अपने, क्या? 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर? क्या क्या बोला, किस में एरर दिया भाई? ईटा में एरर चाहिए अपने को। तो यहां से ईटा इज इक्वल टू क्या? 2/9 टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और क्या अपने को एरर दिया? रेडियस एंड टर्मिनल वेलोसिटी का, और पूछा गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो देखो, और टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस को छोड़ के और टर्म्स कांस्टेंट है। अगर रिमेनिंग ऑल टर्म्स कांस्टेंट है तो क्या बोल सकते हैं भाई? ईटा शुड डिपेंड्स ऑन किस पे? आर स्क्वायर बाई टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, बोल सकते हैं बिल्कुल। तो अगर इसको बात करें भाई, अपना ईटा आर स्क्वायर और वीटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एरर की बात करूं, कौन सा एरर चाहिए अपने को? अपने चाहिए फ्रैक्शनल एरर। अगर फ्रैक्शनल एरर की बात सीखे, क्या सीखा भाई? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी ऐड रिलेटिव और परसेंटेज एरर, वी ऐड रिलेटिव और परसेंटेज एरर। अगर यहाँ ऐड किया जाए, क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव एरर इन ईटा डेल्टा ईटा बाई ईटा इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल ऐड गया, आर स्क्वायर का सीखा, पावर का क्या लाओ? ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ओके, ये ऊपर जाएगा तो माइनस डेल्टा वीटी बाई वीटी, ये होगी एरर। ओके, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया? मैक्सिमम एरर। तो स्टूडेंट जैसे क्लास में सीखते हैं, इन केस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर और एरर ऑलवेज एडेड, इन केस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एरर ऑलवेज एडेड। तो क्या हमें प्लस आना चाहिए? एरर तो ऐड करना अपने को, मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं ना अपने पास। तो मैक्सिमम एरर हो गया सर ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वीटा वीटी बाई वीटी। तो उसमें ये जाएगा आंसर बी। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 अपने पास है सरफेस टेंशन कैपिलरी ट्यूब। चलिए रीड करते। सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग सेम डेंसिटी, ओके, T1 T2 आर मेजर्ड यूजिंग कैपिलरी ट्राइज मेथड यूटिलाइजिंग टू ट्यूब्स विथ inner radii of R1 R2 greater than R2. The measured liquid heights in the tubes are H1 H2. Ignore the weight of liquid about the lowest point of meniscus, the height H1 H2 and surface tension. कुल मिला के क्या पूछा गया अपने पास, कैपिलरी ट्यूब है, उसमें लिक्विड फील्ड रेज करेगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि भाई अगर अपने पास लेट्स सपोज अगर ये कैपिलरी ट्यूब बनाया अपने और ये लिक्विड अगर रेज होता है इसमें ऐसा, तो ये मेनिस्कस बनेगा और ये रेडियस ऑफ ट्यूब आर, तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन ट्यूब हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ये होता है पास 2t cos थीटा बाई रो जी आर, 2t cos थीटा बाई रो जी आर। तो हाइट का रेशियो पूछ रहा है भाई। अच्छा क्या डेंसिटी सेम है दोनों के लिए, बिल्कुल सही है, जी सेम है, एंगल सेम है, तो हाइट शुड बी डिपेंड्स ऑन टी बाई आर, टी बाई आर। अच्छा R1 R2 में क्या R1 ग्रेटर देन R2 है, R1 ग्रेटर देन R2। तो सिंपल बात करें, अगर देखो इफ टी सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, अगर ये सरफेस टेंशन को कांस्टेंट किया जाए अगर, तो क्या बोल सकते हैं सर, H प्रोपोर्शनल टू 1/r होना चाहिए, दैट इज जिसका रेडियस हायर उसका हाइट कम होना चाहिए। और बोला गया है R1 ग्रेटर देन R2, दैट इज व्हाई H1 शुड बी लेस देन H2। ये कब पॉसिबल है, जब टेंशन सेम हो। जब से क्या लिया कि भाई सरफेस टेंशन अगर सेम है उस केस में अगर रेडियस R1 ग्रेटर देन R2 तो होना चाहिए H1 लेस देन H2। चलो चेक करते हैं ऑप्शन। तो T1 T2 इक्वल, तीन ऑप्शन में T1 इक्वल T2, उस केस के लिए H1 लेस देन H2, तो ऑप्शन ए क्या आएगा, ऑप्शन ए। ओके चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जैसे देखे अपन, चलो रीड करते हैं अपन। A river of width 200 meter is flowing from west to east with a speed of 18 km per hour. A boat moving with a speed 36 km per hour in still water is made to travel one round trip, bank to bank trip, जाके वापस आना है इसको। Minimum time taken by boat for this journey and also displacement along river. Okay, क्या चाहिए, minimum time for journey and minimum टाइम फॉर जर्नी एंड चाहिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर बैंक। चलिए डायग्राम से ड्रॉ करते हैं इसको, क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन चेक करें तो भाई ये रिवर फ्लो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। चलिए लेट्स से हो गया स्पीड ऑफ रिवर, वो अपने को मेंशन किया गया स्पीड ऑफ रिवर 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को कन्वर्ट करते हो 5/18, तो अपने को ऑलरेडी पता है सर ये होना चाहिए 5, तो रिवर का स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा विड्थ ऑफ रिवर ये भी मेंशन है अपने पास, इसका विड्थ ऑफ रिवर दिया 200। क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेट्स से स्विमर है जो पॉइंट ए पे, पॉइंट क्या है ए पे, इसको पहुंचना है जस्ट बी। अच्छा ए बोट मूविंग विद स्पीड, मिनिमम टाइम टेकन, कंडीशन क्या आपके पास, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम पहुंचना है। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए इस स्विमर को क्या रिवर के परपेंडिकुलर स्टार्ट करना चाहिए, स्विमर को रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करना स्टार्ट होना चाहिए। जब परपेंडिकुलर स्टार्ट करे तो अगर अपना स्विमर ए से जस्ट परपेंडिकुलर स्टार्ट करे तो एक अपना VS और रिवर इधर फ्लो है। अच्छा तो होगा क्या, जब स्विमर यहाँ स्टार्ट करेगा जाना उसको ए से बी, ऐसे जाना, बट रिवर इसको अपनी डायरेक्शन पुल करेगा। जब इसको पुल करेगा तो स्विमर अपना वापस देखते हैं इसको, तो इसको मिनिमम टाइम के लिए स्टार्ट होना चाहिए रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, बट वहां पहुंचेगा नहीं है, ये रिवर की वजह से कहीं और पहुंच जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर, पहुंचना है बी पे, ये पहुंचेगा सी पे, यस और नो, तो यहां से यहां पहुंचेगा। अब आगे क्या बोला गया अपने को, थोड़ा इसको हटाते हैं अपन। अच्छा
इसको वापस भी आना है, अगर वापस आना है अगेन तो अगेन इसको जस्ट अपोजिट पॉइंट में यहाँ आना होगा, बट यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, अगेन स्टार्ट ऐसे करेगा ये, बट पहुंचेगा कुछ किसी अदर पॉइंट पे, यहाँ पहुंचेगा अपना, तो पहुंचना इसको जस्ट अपोजिट पॉइंट डी पे, बट पहुंचेगा ये ई पे। तो स्टार्ट किया ए से पहुंचा सी पे, सी से वापस पहुंचा ई पे, ये हो गया इसका राउंड ट्रिप, जाके वापस आ चुका है। चलिए तो यहाँ पे पूछा गया अपने को मिनिमम टाइम। देखो अगर टाइम की बात करें तो जाने का टाइम और आने का टाइम, और जैसा अपन जानते हैं स्टूडेंट्स रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है इसका स्विमर का स्पीड, और उसको रिवर के डायरेक्शन में पुल कर रहा है स्पीड ऑफ रिवर, तो क्या बोल सकते हैं टाइम, तो टाइम ऑफ राउंड ट्रिप, तो टाइम जाने का यानी टाइम फ्रॉम ए टू सी एंड टाइम फ्रॉम वापस सी टू ई। क्लियर? अच्छा इसको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है अपना स्विमर की स्पीड, तो सर इसको स्विमर की स्पीड क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस चलेगा डी बाय स्पीड ऑफ स्विमर, आने के लिए भी डी बाय स्पीड ऑफ स्विमर। ओके तो डी कितना 200, स्विमर का स्पीड दिया अपने को 36, अगर 36 को कन्वर्ट करें क्या अपने पास 36 इंटू 5 बाई 18 10 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, तो आएगा 10 प्लस ये 200 बाई 10, तो ये हो गया 20 प्लस 20, दिस शुड बी 40 सेकेंड, तो टाइम ऑफ राउंड ट्रिप ये आ गया अपने पास 40 सेकेंड्स। ओके चलिए अगर टाइम 40 सेकेंड्स आ चुका है, नेक्स्ट बात करें ड्रिफ्ट, डिस्टेंस अलोंग रिवर फ्लो। देखो स्टूडेंट स्टार्ट यहां से किया, वापस यहाँ आएगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो ये जो डिस्टेंस चलेगा इसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट, डिस्टेंस अलोंग रिवर फ्लो, डिस्टेंस अलोंग रिवर फ्लो। तो ड्रिफ्ट कितना चलेगा भाई, क्या ड्रिफ्टिंग के लिए अपने को पता है भाई, ड्रिफ्टिंग के लिए इसमें ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको पुल कौन कर रहा है, रिवर, तो ड्रिफ्टिंग एंड डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, विच इज व्हाट स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, ये था अपने पास 18 को लेकर 5 बाई 18, तो ये हो गया सर अपना 5 इंटू 40, तो इट शुड बी 200 मीटर, क्या होना चाहिए 200 मीटर, तो टाइम इसको लगेगा 40 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस चलेगा 200 मीटर, तो उसको अकॉर्डिंग जाएगा आंसर सी। ओके तो ये अपना क्वेश्चन था वन डायमेंशनल 1D मोशन रिवर प्रॉब्लम। ओके चलिए फ्रेंड्स तो यहां तक हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 39, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। ओके ओके चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलो चेक करते हैं क्या बोला गया है, टू नॉन रेजिस्टेंस ऑफ आर एंड टू आर one resistance X are connected in circuit shown figure if the equivalent resistance between the A and B is X ohm, पूछा गया X की वैल्यू क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है 2R एंड X, अगर 2R एंड X पैरेलल में है तो सिंपली बोल सकते हैं सर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होना चाहिए, सही है। तो सर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 2R इंटू X अपॉन 2R प्लस X, और इस ब्रांच का तो R ही है। अगेन क्या है दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, सॉरी स्टूडेंट्स ये अपनी गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं कि अपने पास ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तो सिंपल एडी करना है फिर तो ये हो गया 2R प्लस X। ओके हाँ अब अगर बात करें इसका कि दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, अगर ब्रांचेस पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यस। तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन AB, तो RAB R1 ये हो गया 2R प्लस X, R2 सेकंड ब्रांच का हो गया R अपॉन प्लस R, क्लियर। और अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में X ही मेंशन है, तो अगर इसकी बात करें सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है, तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सिंपली X इज इक्वल टू ये हो गया सिंपली करो भाई 2R स्क्वायर प्लस XR इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर, नॉट 2R स्क्वायर, ये एडिशन है सिंपल अपने पास, तो ये होना चाहिए 3R प्लस X, क्लियर। चलिए करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3RX प्लस X स्क्वायर, तो
2r² प्लस XR। अपना इंटरेस्ट किसमें, x का वैल्यू चाहिए अपने को, तो x में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो x², ये XR कैंसिल, तो ये होगा 2rx माइनस 2r² इक्वल टू 0। क्लियर। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स। अगर x की बात करें, क्या इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं? अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करें तो x इक्वल टू क्या बना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। चलिए, तो माइनस बी ये हो गया 2r प्लस माइनस बी स्क्वायर ये हो गया 2r का होल स्क्वायर माइनस 4 a हो गया आपका x² कोएफिशिएंट 1, c हो गया माइनस 2r होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a दैट इज 2। चलिए सोल्व करें। दिस इज व्हाट, माइनस 2r प्लस माइनस ये क्या हुआ भाई 4r²। अच्छा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8r², दिस इज 12r² डिवाइड बाई 2। इसको अगर थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये वो x माइनस 2r, अच्छा होगा 12, तो 12 को क्या 4 इंटू 3 ले गए, 4 इंटू 3 का 2√3 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 2√3r बाई 2। 2 से 2 अगर कैंसिल आउट करें तो दिस इज माइनस r प्लस माइनस अंडर√3r, ये होगा x। अच्छा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, अगर माइनस लिया दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे x रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तो सर माइनस पॉसिबल नहीं है, तो एक प्लस ले तो माइनस r प्लस √3r, दैट इज वी कैन से x शुड बी √3r माइनस r, या और अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो √3 माइनस 1 इंटू r, x शुड बी √3 माइनस 1 इंटू r, दैट इज इट शुड बी आंसर ए। ओके, तो जैसे देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है जो इजीली सोल्व हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 अपने पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए रीड करते हैं इसको भी। क्या बोला गया है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit of the Bohr atom is minus 0.4 E0 and E0 is the ground state energy. L is the angular momentum of electron in this orbit. H is the Planck's constant. तो अपने वैल्यू चाहिए इसका 2 pi L by H where L is the angular momentum. ओके, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। अच्छा, एनर्जी दिया है। अच्छा, जैसा हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट, इन nth एनर्जी लेवल ये होता है अपने पास माइनस 13.6 z² बाई n², माइनस 13.6 z² बाई n²। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट माइनस 13.6 z² बाई n²। और वहीं पे अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट z का वैल्यू n का वैल्यू 1 रख दे तो आना चाहिए माइनस 13.6 z²। ओके, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एनर्जी ये दिया है, तो ये वाला एनर्जी है। तो अगर इस एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी इसकी बात कर रहा भाई है, तो एनर्जी ऑफ दिया माइनस 0.04 इंटू E0। अच्छा, E0 क्या है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ये रहा अपने पास क्या 13.6 z², मैग्नीट्यूड पुट करना है इसका, इज इक्वल्स टू ये एनर्जी क्या अपने पास ये है माइनस 13.6 z² बाई n²। सिंपल बात है, क्या ये पूरा टर्म कैंसिल कर दें, इसको माइनस माइनस कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ से बोल सकते हो कि सर 1/n², इट शुड बी 0.04 या 4/100 या फिर 1/25। तो n² 1/25, तो यहाँ से सिंपल बोलोगे n² इज इक्वल टू 25, तो सिंपली n शुड बी इक्वल टू, थोड़ा सा करते हैं इसको, n शुड बी इक्वल टू 5। n हो गया 5। अगर n 5 हुआ तो आगे बढ़ो भाई, अपने को वैल्यू चाहिए 2 pi L by n। देखो जैसा हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर पोस्टुलेट्स में क्या बोलता है भाई, एंगुलर मोमेंटम L शुड बी इक्वल टू n h by 2 pi। सही बात है। तो अगर इसको इस फॉर्म में रीअरेंज करें तो क्या बोल सकते हैं, इसको दे लो L इंटू 2 pi इज इक्वल टू एन एच, एच से भी डिवाइड करो तो L 2 pi by h, इट शुड बी n। क्या होना चाहिए भाई, n होना चाहिए। और क्या हम बोल सकते हैं सर, n का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना 5, दैट इज दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 5। तो इसका आंसर आएगा क्या 5, आंसर क्या आना चाहिए 5, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर सी। ओके, चलिए
तो ये भी एक मॉडल टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व हो सकता है, किया जा सकता है इसको। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 जैसे देख पा रहे हैं अपने पास, ये क्वेश्चन पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, चलिए देखते हैं भाई क्या बोला गया। एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट इन ए प्लेनर शेप इन डायग्राम, रेडियस ऑफ सर्कुलर इज आर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ दिए। मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। देखो जैसे हमने क्लास सीखा था, हमारे पास इस पूरे डायग्राम में, पूरे सेटअप में दो चीजें, एक हमारे पास स्ट्रेट वायर और दूसरा सेमी सर्कुलर लूप, एक स्ट्रेट वायर और दूसरा सर्कुलर लूप। तो अगर मैं बात करूं आपको से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो इस पूरे लूप को क्या डिवाइड करूं मैं, अपने पास ये देखो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसको बोले सेमी इनफाइनाइट वायर, लेट सपोज ये पार्ट 1 है अपने पास, दूसरा सर्कुलर लूप, लेट सपोज ये पार्ट 2, अगेन थर्ड यहां से निकल के जाएगा इनफाइनाइट तक, तो थर्ड हो गया बस सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या अपने पास पूरे डायग्राम में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, सेकंड सर्कुलर लूप और थर्ड अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर। यस और नो? तो अगर इसको सोल्व करें अपन तो क्या बोल सकते हैं भाई, चलिए एक एक को बात करें। तो नेट फील्ड आना चाहिए अपने पास ऑल 3 एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल 3 एलिमेंट्स। ओके, अब फर्स्ट मेरे पास है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाई 4r, सही बात है। सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई बाई 2r, क्लियर। चलिए बात करते हैं। तो इस वायर की बात करें तो इस वायर की वजह से सेंटर यहाँ पे फील्ड चाहिए, क्या इसका यहाँ से डिस्टेंस r है, सही बात है। तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जो कि यहाँ पे r है, तो 4 पाई r। अच्छा डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट, क्या फिंगर आउटसाइड आएगा। अगर फिंगर आउटसाइड आया तो यहाँ पे क्या आउटसाइड बाहर जो एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस है तो ये होना चाहिए आई कैप, क्या होना चाहिए भाई आई कैप। चलिए सेकंड देखें सर्कुलर लूप। अच्छा सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2r, क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड कर्लिंग रूल क्या बोलता है अपने पास, कर्ल द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लूप, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन। चलिए अप्लाई करते हैं इसको, निकालो राइट हैंड, मूव फिंगर्स को, अगर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करे, क्लॉकवाइज कर्ल करे, क्या थंब इनसाइड द प्लेन जाएगा, बिल्कुल। अगर थंब इनसाइड द प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द प्लेन, क्या इनसाइड द प्लेन, अच्छा आउटसाइड द प्लेन आई कैप, तो इनसाइड द प्लेन माइनस आई कैप, तो ये हो गया बस माइनस आई कैप। नेक्स्ट B3, अच्छा क्या B3 स्ट्रेट वायर है, सेमी स्ट्रेट वायर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये होना चाहिए सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ओके, अच्छा इसकी बात करें सॉरी थंब स्ट्रेट, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट आउटसाइड, ये हो गया सर अपने पास आई कैप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर इसको सोल्व किया जाए क्या, तो ये हो गया प्लस म्यू नॉट आई बाई, अच्छा डबल कर दो इसका, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर का डबल यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आई कैप माइनस म्यू नॉट आई बाई 2r ये आई कैप। क्या कॉमन ले सकते हैं क्या, म्यू नॉट आई बाई अगर 2 पाई आर कॉमन लिया जाए जैसे ऑप्शन में दिखाया गया है, 2 पाई आर सब में कॉमन आ रहा है, लो बाई कॉमन, तो ये हो गया सर 1 पाई कॉमन लिया 1 माइनस पाई आई कैप, तो ये होना चाहिए म्यू नॉट बाई 2 पाई आर 1 माइनस पाई आई कैप। या रिवर्स करें इसको जैसा बोला गया इसमें रिवर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि 1 माइनस पाई किधर भी नहीं है, पाई माइनस 1 बनाया जाएगा। जैसे देख पा रहे ऑप्शन में 1 माइनस पाई तो नहीं है, क्या चाहिए पाई माइनस 1, अगर पाई माइनस 1 क्रिएट किया जाए तो ये क्या पाई माइनस 1 माइनस कॉमन लो तो माइनस आई कैप, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू माइनस आई कैप, तो ये हो गया आंसर बी। तो एक इजी क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और वेक्टर सम से ऐड करो उनको। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलो रीड करते हैं। ए लास्ट
cylindrical drum having radius r is spinning around its axis with angular speed omega as shown in figure. The minimum value of omega so that body of mass m remains stuck to the inner wall of drum taking the coefficient of friction between the drum and surface m is mu. क्या बोला गया? जैसे डायग्राम देखा गया, ये ड्रम सिलेंड्रिकल ड्रम रोटेट कर रहा होगा, अगर रोटेट करेगा तो आपको चाहिए मिनिमम एंगुलर स्पीड सो दैट ये जो ब्लॉक आपका ये रेस्ट करे, ये स्लिप नहीं करे. ओके, चलो चेक करते हैं इसका. अगर डायग्राम देखें इसका तो कुछ अपने को ऐसा सिनेरियो दिए है, एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो ये अगर मैं इसको पॉइंट मास माना जाए ब्लॉक को, ये पॉइंट मास. तो स्टूडेंट अपन जैसे बात करें कि अगर ये ड्रम रोटेट करेगा तो ये जो ब्लॉक है क्या है, तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा. सही बात है. अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा तो भाई इस पे कौन कौन से फोर्स है? सिंस सिलेंडर के फ्रेम में अगर ये ब्लॉक रोटेट करेगा तो इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सिलेंडर के पास है एक्सेलरेशन. तो ये नॉन इनिशियल फ्रेम है और नॉन इनिशियल फ्रेम की वजह से इसको होना चाहिए एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल. तो अगर इसकी बात करूं मैं इसका, तो इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो एक तो हो गया सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर. चलिए और अगर बात करें क्या, अच्छा एक इसका लगेगा वेट mg बोल सकते हैं. दूसरा ये वेट को से डाउनवर्ड जाने का ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो एक होना चाहिए अब द सरफेस के अलोंग अपवर्ड फ्रिक्शन. ओके, दूसरा बोल सकते नॉर्मल एक्शन. ये ब्लॉक रेडियली अगर आउटवर्ड जाने का ट्राई करेगा तो ये करेगा इस पे ब्लॉक सिलेंडर पे करेगा एक्शन, तो उस पे होगा रिएक्शन. अगर रिएक्शन हुआ तो उस पे होगा नॉर्मल रिएक्शन एन. ये कुछ फोर्सेस है. मतलब अगर बात किया जाए इसका कौन कौन से फोर्स है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, टुवर्ड्स सेंटर नॉर्मल एक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड mg, वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द सिलेंडर सरफेस फ्रिक्शन फोर्स f which should be mu into normal action, mu into normal action. ओके, चलिए थोड़ा सही लिखते हैं उसको. ओके, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस कर दो. तो जितना फोर्स लेफ्ट साइड उतना फोर्स राइट साइड, यानी एन शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स एफ शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg. अच्छा, क्या एफ को अपन बोल सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल एक्शन? वैसे तो आपका एफ mg के इक्वल से ज्यादा होना चाहिए. अगर मैं वो कंडीशन ही मेजर करना है इसका मेजर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को टर्म यूज करना चाहिए. ऐसा क्लियर? तो क्या अपन नॉर्मल एक्शन यहां से पुट करें तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू mg, ग्रेटर देन इक्वल टू mg. क्या m से m कैंसिल हुआ तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू आर. तो यहां से ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू आर इस पूरे का रूट. तो ओमेगा इस इतना ही से ज्यादा होना चाहिए. तो क्या सिंपल बोल सकते हैं कि मिनिमम जो आएगा आपका ओमेगा मिनिमम जस्ट इक्वल तो होना चाहिए, दिस शुड बी g बाई म्यू आर इस पूरे का रूट, यानी अंडर रूट g बाई म्यू आर, अंडर रूट g बाई म्यू आर. तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा स्टूडेंट्स अपना आंसर डी. ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 43. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 अपने पास क्वेश्चन में वन डायमेंशनल मोशन 1D का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. चलिए रीड करते हैं. काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया अपने को. क्या है भाई? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन सच दैट डिस्प्लेसमेंट, ये रहा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1. ओके, वर्क डन बाय बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकंड टू 3 सेकंड. वर्क डन बाय बॉडी 2 इक्वल टू 2 टू 3 सेकंड. अच्छा, वो वर्क डन पूछा गया है, क्या बोल सकते हैं? वर्क डन दो चीज आ सकता है, या तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से. कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो. तो सिंपल अगर यूज करें स्टूडेंट्स इसका, देखिए वर्क डन के लिए आपको वर्क थ्योरम में चाहिए के, और के के लिए अपने को चाहिए स्पीड. क्या स्पीड के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करें? पोजीशन है ना भाई, देखो पोजीशन x इज इक्वल टू
अल्फा टी स्क्वायर, अच्छा अल्फा बीटा गामा इनका मास 1 दिया है, तो अगर पुट कर दे इसको तो दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज टी और दिस इज एम, कुछ तो दिया है लोगों ने। चलिए वेलोसिटी के लिए करो डिफरेंशिएट, अगर डिफरेंशिएट करें इसको v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज वॉट 2t प्लस 1 प्लस 0, तो वेलोसिटी बोल सकते हैं सर दिस इज 2t प्लस 1, ये हो गया स्पीड। ओके चलिए तो अगर इसका आगे बढ़ते अपन, देखिए क्या बोला गया है t1, स्टूडेंट्स t1 है 2 सेकेंड, तो t1 के कोरस्पॉन्डिंग v1 जस्ट पुट करो कितना 2 टाइम 2 प्लस 1, तो स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t2 टाइम 3 सेकेंड है, तो स्पीड v2 पुट कर दो ट्वाइस, t की वैल्यू 3 प्लस 1, तो नीचे 7 मीटर पर सेकेंड क्या चुका है, स्पीड आ गया। और जैसा क्वेश्चन बोला गया वर्क की बात की है, तो वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल टू चेंज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज केई फाइनल माइनस केई इनिशियल। चलिए केई फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, के इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, या v1 v2 हाफ एम, क्या मास दिया अपने को 2 kg, बिल्कुल, v स्क्वायर फाइनल स्पीड v2 दैट इज 7 स्क्वायर माइनस हाफ मास दिया है 2, इनिशियल स्पीड 5 स्क्वायर, तो अगर ये 2 से 2 गया दिस वुड बी 49 माइनस दिस वुड बी 25, तो दिस वुड बी 25, तो 49 माइनस 25 यू वांट अचीव 24 जूल, तो वर्क डन दिस टाइम इंटरवल फॉर 24 जूल, दैट इज आंसर सी। ओके चलिए तो फ्रेंड्स ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जो सोल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 अपने पास है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अपने पास है जैसे देख पा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स में क्या बोला गया, रे ऑप्टिक्स प्रिज्म में when the incident ray is parallel to base, okay, incident ray parallel to base in emergent ray grazes surface, ये बोला गया भाई refractive index of metal is mu, the angle theta, इस थीटा की बात कर रहा है। ओके चलिए भाई जैसे जैसे बोला करते जाते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जैसे अगर बात करें ये फर्स्ट सरफेस है, इस फर्स्ट सरफेस का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर नॉर्मल ड्रॉ करें अपन ऐसा, ये इसका नॉर्मल है n1, तो इस नॉर्मल से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, जैसा आप जानते हैं। जैसे आगे रिफ्लेक्टेड रे आगे आएगा तो सेकंड सरफेस पे ये होगा नॉर्मल N2, अच्छा यहाँ से क्या एंगल R2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और इमेजिंग रे का ये एंगल होना चाहिए E, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ इमरजेंस। अच्छा क्वेश्चन बोला गया कि सर ये सरफेस के अलोंग है, तो क्या नॉर्मल और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, ये तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल। तो क्या अपन सबसे पहले इस इमेजिंग पॉइंट पे अगर पॉइंट बी पे स्नेल स्लो लगाए, ये पॉइंट ए मानते हैं इसको, और इसको अगर बी स्नेल स्लो लगाए तो पॉइंट बी, ये रहा बी, पॉइंट बी, चलिए बाय स्नेल स्लो, कहां पे एट पॉइंट बी, क्या बोलता है स्नेल स्लो, μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, μ1 फर्स्ट मीडियम, तो μ1 sin थीटा 1 μ2 sin थीटा 2, चलिए μ1 फर्स्ट मीडियम, इसका दिया है ग्लास का √2, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में एंगल है R2, पता करते हैं, μ2 एयर 1, और यहाँ पे एंगल है E, सेकंड मीडियम में स्टूडेंट एंगल क्या E, क्या E को 90 पुट कर सकते हैं, अगर E को 90 पुट किया तो ये होगा सर 90, और साइन, अच्छा तो √2 साइन R2 साइन 90 हो गया 1, तो साइन R2 दिस वुड बी 1/√2, तो साइन R2 1/√2, तो सिंपल एंगल R2 इज 45 डिग्री, ये R2 तो आ गया, क्लियर है। अगर R2 आ गया अच्छा क्या अपन एक और बात बोल सकते हैं कि यहाँ से ज्योमेट्री से अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45, सही बात है। अच्छा ये नॉर्मल से पूरा एंगल 90 है, तो अगर ये 45 तो बचा हुआ ये I
क्या आई अपने पास 45 डिग्री होना चाहिए, ज्योमेट्री से सिंपल। तो यहाँ पे अगर बोल पा रहे सर आई ये अपने पास एंगल है 45 डिग्री, जस्ट वेट, आई 45, अपने को चाहिए एंगल R1। क्या चाहिए, एंगल R1। क्या एंगल R1 की बात करें तो R1 के लिए लगा अगेन स्नेल्स लॉ। अगर अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे पॉइंट ए पे लगाओ स्नेल्स लॉ, μ1 sin θ1, तो लाइट रे एयर से तो μ1 हो गया 1, θ1 आई, θ2 R1 और μ2 हो गया ग्लास का, दैट इज √2। जस्ट पुट करो μ1 1 sin θ1 45, √2 sin R2। ओके, तो दिस इज 1/√2। ओके, नोट sin R2, दिस शुड बी R1 फ्रेंड्स, ये होना चाहिए R1 ना, दिस इज R1। चलिए 1/√2, दिस इज √2 sin R1। क्या यहां से अपन बोल सकते हैं sin R1 1/√2 इंटू √2, तो दिस शुड बी हाफ। अगर ये हाफ है तो R1 शुड बी 30 डिग्री। R1 कितना होगा, 30 डिग्री होना चाहिए। अगर R1 30 आ गया तो यहाँ क्या R1 R2 दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल। R2 45 डिग्री आया, R1 30 डिग्री आया, तो क्या अपन यहाँ से एंगल ए कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसा बताता है कि सर एंगल ए शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2, तो अपने पास यहाँ पे एंगल ए हो चुका है R1 प्लस R2, R1 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज ये हो गया 75 डिग्री। ओके, चलिए तो एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट्स एंगल थीटा की बात करते हैं अपन, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ऑलरेडी दिया 45 डिग्री, जस्ट वेट, थोड़ा इसको क्लियर बनाते हैं। तो ये 45 डिग्री, ये ऑलरेडी आ चुका है 75 डिग्री, और ये थीटा पूछ रहे हैं। तो सिंपल एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल का सम होना चाहिए 180। तो सिंपल अगर बात करें 45 प्लस 75 प्लस थीटा, इट शुड बी 180। तो यहां से अगर मैं थीटा की बात करूं 45 प्लस 75, तो सही से लिखे इसको, जस्ट वेट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो क्या बोला गया, ये हमारा ट्राइंगल था, ये हो गया एंगल ए, ये ऑलरेडी दिया था 45 डिग्री, ये एंगल थीटा पूछ रहे हैं। क्या ऑल 3 एंगल का सम 180 होना चाहिए, 45 प्लस ए प्लस थीटा, इट शुड बी 180। तो यहां से अगर बात करें 45 प्लस ए, थोड़ा 5 को सही लिखते हैं अपन, प्लस ए ये था 75 प्लस थीटा, ये हो गया 180। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 45 प्लस 75, ये हो गया 0, 120 प्लस थीटा, इट शुड बी 180। तो थीटा हो गया 180 माइनस 120, डेट इज 60 डिग्री। तो थीटा शुड बी 60 डिग्री। चलिए, तो ये क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स प्रिज्म का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन से है, क्योंकि 2 बार स्नेल्स लॉ लगाया, फिर ज्योमेट्री लगाई, फिर ये आ रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशन से स्टूडेंट। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल कैलकुलेशन से, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ITQ है, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए रीड करते हैं इसको। क्या बोला कभी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन आपको, प्रोपगेट्स थ्रू ए मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंडक्टिंग करंट डेंसिटी टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्या पूछ रहे हैं, करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उनका मैक्सिमम वैल्यू। चलिए स्टूडेंट समझते हैं क्या पूछा गया, करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी की जैसे बात करें, करंट डेंसिटी आपने सीखा, करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो कंडक्शन करंट, करंट डेंसिटी I/A, या फिर कंडक्शन के लिए और सीखा सर J शुड बी इक्वल टू सिग्मा E। कंडक्शन के लिए करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, और J इक्वल टू सिग्मा E, किसके लिए, कंडक्शन करंट के लिए। चलिए सब, तो अगर मैं बात करूं सर, ये जनरल बात हो गई, कंडक्शन करंट के लिए बोल सकते हो JC, सिग्मा दिए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं क्या, जस्ट वेट, क्या हम बोल सकते हैं सर, अगर EM वेव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, EM वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब अगर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको चाहिए जेसी कंडक्शन करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू। अगर जे का मैक्सिमम वैल्यू तो ई का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, और ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या अपन ई नोट होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई ई नोट। तो दिस इज व्हाट सिग्मा इनटू ई नोट, ये हो गया अपना मैक्सिमम कंडक्शन करंट डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। स्टूडेंट जैसा हमने क्लास में सीखा डिस्प्लेसमेंट करंट वोट, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जैसे सीखा अपने कि सर दिस इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट इनटू डीई बाई डीटी। ये सुनो, या फिर इसकी बात करें इसको कि सर दिस इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, ये होता है इसका। क्या अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो अगर इसको रिप्लेस करते हैं अपन तो होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई ए, और आ गया सर कोस जीरो। तो ये होना चाहिए आई डी, क्या हो गया भाई आईडी हो गया अपने पास एरिया कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई डीटी। ओके, डी बाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आना चाहिए आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया, करो डिफरेंशिएट ई नॉट एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स अंदर जाओ इनटू ओमेगा, तो हो गया आई डी। यस ओ नो, तो सर आई डी हो चुका बस ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एरिया ई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट करंट। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया तो आपको चाहिए मैक्सिमम करंट डेंसिटी। क्या करंट डेंसिटी अगेन करंट बाई एरिया आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अच्छा इसमें भी अगर मैं जे मैक्स की बात करूं, जे डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सिमम की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सिमम बाय एरिया, ठीक है ना। अच्छा क्या अगर मैक्सिमम की बात, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू और एक कॉस्ट, तो पीक वैल्यू इसको प्लेस करना चाहिए, तो ये हो गया सर ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए ई नॉट बाई एरिया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इट शुड बी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई नॉट, ऐसे लिखते हैं इसको। ओके तो क्या कंडक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो चुका है इसमें, सही बात है। तो क्या कंडक्शन मैक्सिमम करंट डेंसिटी, ये अपने पास है सिग्मा ई नोट, और अपने पास कंडक्शन मैक्सिमम करंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करंट डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई नोट। और क्वेश्चन में बोला गया इनका रेशियो, अगर रेशियो की बात करें अपन तो देखिए देखो कंडक्शन मैक्सिमम कंडक्शन करंट डेंसिटी डिवाइडेड विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो ये आया था अपने पास सिग्मा ई नोट, ये आया था अपना ओमेगा एप्सिलॉन नोट ई नोट, ठीक है। ई नोट से नोट कैंसिल आउट, सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन नोट, क्लियर। अच्छा क्या अपन बोल सकते हैं कि सर सिग्मा वैल्यू दिया 10, ओके, ये आपको दिया 2 पाई इंटू एफ, अगर एफ का वैल्यू चेक करें पीछे तो एफ का वैल्यू दिया 100 मेगा हर्ट्ज, क्या दिए 100 मेगा, तो ओमेगा 2 पाई एफ 100 10 टू पावर 6। अच्छा दूसरी बात एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अपने पास है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अपने पास मेंशन दिया गया इनका, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट 4 पाई 9 इंटू 10 पावर 9, 4 पाई 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो अगर इसको सोल्व करें स्टूडेंट्स तो भाई ये पाई से पाई कैंसिल, 10 टू पावर 6 7 कैंसिल, तो बनेगा 10 इंटू 2 और 9 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -8, तो इट्स व्हाट ये होना चाहिए 200, सो नो 200, इट शुड बी 9 टू 18 18 इंटू 10 10 100 1800, रेशियो करना चाहिए आपके पास 1800, तो इनका रेशियो आएगा 1800। ओके चलते हैं, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 46। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो 47 में क्या है, चलो रीड करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 47,
अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 6 mm इन ए विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल ऑफ सेम मटेरियल डेंसिटी सेम हैविंग रेडियस 3 mm, इसका चाहिए। मींस ये क्वेश्चन पास है टर्मिनल वेलोसिटी का। देखो जैसे टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें, ये था अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट 2/9 eta r square g डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड था, और इस पूरे क्वेश्चन में एक फैक्टर चेंज करा दैट इज रेडियस, और रिमेनिंग फैक्टर कांस्टेंट है। तो क्या बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, यस और नो, सही है। तो अगर क्या अपन यहां से रेशियो ले तो बोल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइड बाई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 दिस शुड बी इक्वल टू r1 बाई r2 स्क्वायर। ओके चलिए डेटा अगर पुट करें, इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी ये था स्टूडेंट्स 20, फाइनल आपको पूछा गया VT2, इनिशियल रेडियस r1 ये था अपने पास 6 mm, फाइनल अपने पास है 3 mm, इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं सिंपल, 6/3 का 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर इसको 4 बोल सकते हैं, तो 20/VT2 दिस वुड बी 4। तो अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो नेक्स्ट VT2 इट शुड बी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर आएगा 5। ओके चलिए, तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 47 जो कि था फ्लूइड मैकेनिक्स टर्मिनल वेलोसिटी का। एक इजी आसान क्वेश्चन है, सोल्व किया जा सकता है, इसको इजीली 4 नंबर देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 अपने पास है, क्या बोला गया देखो भाई रीड करो। ए पार्टिकल हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, चार्ज है मास है, इज एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.21 वोल्ट। ओके, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएट विद ए पार्टिकल इज अल्फा इन 10⁻12, बोला गया अल्फा। अच्छा मैटर वेव का जो मैटर वेव का वेवलेंथ उस है, मैटर वेव का वेवलेंथ उसको बोलते हैं अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो कुल मिला के पूछा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, क्या बोलते हैं अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा शुड बी इक्वल टू h/p, और इन टर्म्स ऑफ के इट शुड बी √2m/k, यस और नो। अगर के की और बात करते हैं तो ये अपने पास आता है सर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है अपने को, इसको बोल सकते हैं √2m, काइनेटिक एनर्जी होगा q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज PD। सही बात है, जो डेटा अवेलेबल है उस फॉर्म में लिखा अपने। तो ये था अपने पास h/p मोमेंटम, या के फॉर्म इंटू 2m/k, या के हो गया अपना q इंटू PD पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए सिंपली डेटा पुट करते हैं। तो भाई h प्लस कांस्टेंट ये अपने पास 6.6, जस्ट डेटा पुट करो, कुछ नहीं करना। ट्वाइस ऑफ मास, मास अपने पास है 6 इंटू 10⁻27, चार्ज 3 इंटू 10⁻19, 3 इंटू 10⁻9 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 1.21। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अपन क्या बोल पा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये 1.21 अगर इसको पावर 2 उधर लगा दूं तो ये 121 का बाहर 11 आना चाहिए, ये 11 और दूसरा है देखो ये 12 इंटू 3 36 का बाहर 6 आना चाहिए। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या क्या बोला अपने, ये 11 इंटू ये आना चाहिए 6। ओके नेक्स्ट एक और पॉइंट समझो, ये आना चाहिए 10⁻21 और ये आना चाहिए 10⁻27, 27 28 10⁻48, 48 का है 10⁻24, ये 24। अच्छा थोड़ा और अगर सोल्व करें इसको तो भाई ये कितना हो गया 10⁻10, सही है। अच्छा ये है 6.6/36, तो ये 1/10, थोड़ा सही करें इसको, 6.6/36 ये हो गया 1/10, 10⁻10। किस फॉर्मेट दिया आपने को, अल्फा इंटू 10⁻12। तो अगर इसको फॉर्म किया जाए ये हो गया कुल मिला के 10⁻11। तो अगर इसको अपन 10⁻12 में फॉर्म करते हैं तो क्या अपने पास ये होना चाहिए सर 10 इंटू 10⁻12, यस और नो। तो डी वेवलेंथ हुआ 10 इंटू 10⁻12। चलिए सिंपल कंपेयर करो, तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 10, यस और नो।
तो स्टूडेंट ये था अपने पास क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, हल्का सा कैलकुलेशन है, बट अगर ध्यान से क्या करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। ओके चलिए, तो ये डिस्कस किया अपने क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा भाई, चलो रीड करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप द टू स्लिट्स आर केप्ट 0.4 mm, ओके, स्लिट सेपरेशन, screen is placed at distance 1 meter. If a thin transparent sheet of thickness 20 micrometer is introduced in front of one of the slits, then center bright fringe shift, ये bright है भाई, center bright fringe shift by 20 mm on the screen. The refractive index of transparent sheet given है आपको अल्फा by 10 और आपको चाहिए अल्फा। ओके चलिए, जैसा क्वेश्चन बोला गया, इन्फॉर्मेशंस डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं इसका क्या क्या दिया गया भाई। बनाओ YDC सेटअप। तो जैसा अपन जानते हैं ये स्लिट S1, स्लिट S2, स्लिट सेपरेशन D और स्क्रीन एंड स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कैपिटल D, और सेंटर पर आता है अपना CBF, सेंटर ब्राइट फ्रिंज। क्या होता है, अब क्या बोला गया भाई, किसी एक स्लिट के सामने रखा गया अपने पास ग्लास स्लैब और जिसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको म्यू। वेट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है म्यू। ओके, और अपने को दिया शिफ्टिंग, क्या दिया भाई, शिफ्टिंग। चलिए, तो अगर स्टूडेंट माने कि भाई अपना जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलते हैं शिफ्टेड डिस्टेंस y, शिफ्टेड डिस्टेंस y, और शिफ्टिंग डिस्टेंस भी दिया अपने को 20 mm दिया है, अपने चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आओ, तो जैसा मैंने YDC में सीखा, क्या सीखा सर, इन YDC डिस्टेंस y दिस वुड बी इक्वल टू स्मॉल dy बाई कैपिटल D। एक मिनट, अगर मैं इसके बात करूं, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इट शुड बी इक्वल टू स्मॉल dy बाई कैपिटल D, क्या होना चाहिए, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात ये ग्लास स्लैब है, पार्ट डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब, अच्छा क्या बोल सकते हैं सर, ड्यू टू ग्लास स्लैब पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू T इंटू म्यू -1, ये YDC का रिजल्ट है और ये ग्लास स्लैब का पार्ट डिफरेंस है। तो क्या इनको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर इक्वेट इनको किया जाए तो इट शुड बी व्हाट, T इंटू म्यू -1, इट शुड बी स्मॉल dy बाई कैपिटल D। जस्ट सिंपलीफाई करो, तो म्यू -1 शुड बी स्मॉल dy बाई, थोड़ा सा चेक करो भाई, स्मॉल dy बाई कैपिटल D इंटू D। चलिए डेटा पुट को भाई, म्यू -1 इक्वल टू स्मॉल d, सेपरेशन दिया 0.4 mm, जैसे यहाँ पुट कर पा रहे हैं 0.4 mm, तो 0.4 mm 10⁻³ y शिफ्टिंग 20 mm, तो 20 इंटू 10⁻³ कैपिटल D सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये अपने पास है 1 मीटर, ये 1, थिकनेस 20 माइक्रोमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁶। ओके चलिए सिंप्लीफाई करें इसको, तो देखो जैसे देख पा रहे हैं ये -3 कैंसिल 6, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू -1 ये सिंपली आया 0.4, तो यहाँ से म्यू आपके पास आएगा 1.4, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शुड बी 1.4। चलिए अच्छा, किस फॉर्म में करना है इसको, अल्फा बाई 10, क्या अपन इस म्यू को 1.4 को बोल सकते हैं अल्फा यानी 14/10, सिंपल सी बात है। तो यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा शुड बी 14, अल्फा शुड बी 14। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था अपने पास शिफ्ट में YDC का, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या भाई, अपने पास क्वेश्चन 50 है थर्मोडायनेमिक्स, क्या है रीड करते हैं चलो। ए डायटोमिक गैस गामा प्रोवाइड है, डज 100 जूल ऑफ वर्क when it is expanded isobarically then heat given। कुल मिला के कौन सी प्रोसेस भाई, आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, और आइसोबैरिक प्रोसेस का गिवन है वर्क डन, और अपने को पूछा गया हीट सप्लाई, क्या पूछा गया, हीट सप्लाई। देखो स्टूडेंट्स, अगर आइसोबैरिक की बात करें, क्या अपन जानते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस इक्वल टू P डेल्टा V, कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या वी कैन आल्सो से दिस इज इक्वल टू NR डेल्टा T, यस और नो, और इसका वैल्यू अपने को गिवन है 100 जूल, एक क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट बात है हीट सप्लाई, क्या हीट सप्लाई को बोल सकते हैं सर NC डेल्टा T,
और अपने पास सिंस आइसोबेरिक प्रोसेस है तो आइसोबेरिक का हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं सीपी, क्या बोल सकते हो, सीपी। और अपन जैसे इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस का सीपी होता है अपने पास 7R/2, तो N 7R/2 डेल्टा टी, ये होना चाहिए हीट सप्लाई। सही बात है। अगर थोड़ा रीअरेंज करें इसको तो हीट सप्लाई वी कैन से दिस वुड बी 7/2 इंटू NR डेल्टा टी, यस और नो। अगर यहां तक पहुंचे अपन तो अब बड़े ध्यान से देखो कि NR डेल्टा टी का वैल्यू क्या ऑलरेडी अपने पास है क्वेश्चन 1 में, हाँ बिल्कुल 100 है इसका। तो अगर डेटा पुट करें दिस शुड बी 7/2 इंटू 100, सिंप्लीफाई करो ये हो गया 50, 7 इंटू 50 दिस शुड बी 350 जूल। तो हीट सप्लाई शुड बी 350 जूल, इसका आंसर आएगा 350। ओके, तो ये था अपना जनवरी 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। जैसा अभी तक आपने डिस्कस किया, ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का है, कुछ इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन में आए थे और कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है जिसमें क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस है, बट पेपर का लेवल टफ नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने वाला पेपर है, अटेम्प्ट कर सकते हो। जरूरत है सही से रीड करने का और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का। ओके, चलिए ये था आपका इस पेपर का डिस्कशन। आगे जो रिमेनिंग पेपर्स है उनका भी डिस्कशन किया जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन डिस्कशन में। ओके, थैंक यू।